अगर नहीं हो रही किसी को तो बता दें मैसेज में। चलें ठीक है, बढ़ते हैं। देखें, तो जैसे कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फ़िज़ियोलॉजी का जितना भी हमारा सिलेबस है, कंटेंट, उसको रिवाइज़ करवाऊँगा। ठीक है, उसमें हम कम से कम हमारे जो ये 12 मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसको मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 दिन में आप लोगों को सारा ये सिलेबस रिवाइज़ करवा दूँ, जिसमें मेरी क्लासेस मंडे टू थर्सडे इसी टाइम पर रेगुलर होंगी। ठीक है, ये आपकी आउटलाइन है जो मैडम ने हमें टॉपिक्स पढ़ाए हैं और जिनको मैडम ने हमारे एग्ज़ाम में शामिल किया है। चलें, इंशाल्लाह ये सारे पीडीएफ वगैरह आपको और उसका लेक्चर भी रिकॉर्डेड आपको बाद में इसकी क्लास में मिल जाएगा। चलें, तो हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी की तरफ। ठीक है, देखें, जब बात करते हैं हम फिजियोलॉजी की तो सबसे पहले इस वर्ड को हमें फोकस करना होता है कि वर्ड किस वर्ड से कंपोज हुआ है, वहीं से हमें इसकी पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाती है। तो ये जो वर्ड फिजियोलॉजी है, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसकी मीनिंग है फाइसिस। वर्ड है फाइसिस जिसकी मीनिंग है नेचर, और लोगों की मीनिंग तो हम सब जानते हैं, स्टडी, यानी स्टडी ऑफ नेचर। अच्छा, बात समझने की ये है कि हम जब भी देखते हैं कि किसी भी चीज़ की नेचर जानने के लिए हम उसके उसकी नेचर के मुतालिक जब भी बता सकते हैं कि उसकी नेचर कैसी है, जब हम उसके फंक्शंस का पता हो, यानी उसके उसके काम का, उसकी हरकत को देखते हुए ही हम उसकी नेचर को डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए हम फिजियोलॉजी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शंस हो रहे हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं। सिंपली फिजियोलॉजी, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड मैकेनिज्म विच आर टेकिंग प्लेस और विच आर वर्किंग विद इन द लिविंग सिस्टम। यानी एक लिविंग सिस्टम में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वो एक ऑर्गेनिज्म, वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं तो उनके फर्दर ऑर्गन्स की भी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहेंगे। लेकिन अगर एक एनिमल यूनिसेलुलर है तो उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी जो फर्दर मैकेनिज़म्स हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, उनकी स्टडी को भी हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। और यही इस वर्ड की मीनिंग को बता रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ की नेचर का हमें उसके फंक्शन से, उसके काम से पता चलता है कि वो क्या काम करता है, तो देन हम उसकी नेचर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये फिजियोलॉजी जो है ये एक बायोलॉजी की सब ब्रांच है। ठीक है, ये हम सबको पता है, और इसमें मेनली फोकस कर रहे होते हैं चीज़ों के फंक्शंस पर, जैसे ब्रेन का फंक्शन क्या है, मसल का, हार्ट का। और एक ख़ास बात तो यहाँ पर जो काबिल गौर है वो ये है कि फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए लाजमी उसके साथ जो चीज़, जिस चीज़ की, जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ इसलिए आप जितनी भी फिजियोलॉजी की बुक्स देखेंगे उसमें एनाटॉमी लाजमी शामिल होगी। एनाटॉमी से मुराद स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ का, ठीक है, और फिजियोलॉजी से मुराद फंक्शंस है। तो इन दोनों वर्ड्स को भी आमतौर पे इस तरह फंक्शन के सिनोनिम के तौर पे फिजियोलॉजी कहा जाता है, और स्ट्रक्चर के सिनोनिम के तौर पे एनाटॉमी कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि इसकी एनाटॉमी क्या है, तो इससे मुराद ये है कि वो पूछ रहा है इसका स्ट्रक्चर क्या है। कोई आपसे किसी चीज़ के मुतालिक ये कह रहा है कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है, तो वो उसका फंक्शन आपसे पूछ रहा है। या कोई आपसे फंक्शन का कहे तो आपने उसको सिंपली उसकी फिजियोलॉजी बतानी है। और क्योंकि जितने भी जो ऑर्गन्स के, ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं उनके फंक्शन से। यानी किसी का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप ज़्यादा हद तक मुमकिन है कि आप जान सकेंगे कि वो चीज़ किस तरह परफॉर्म करती है या वो क्या चीज़ परफॉर्म करेगी। इस तरह लंग्स का स्ट्रक्चर जब आप देखें, बहुत ही ब्रांचेज स्ट्रक्चर है जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर एक्सचेंज का, जिस तरह कैपिलरीज का मामला है, यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज का मामला होता है। किडनीज का स्ट्रक्चर देखें, उसमें फिल्ट्रेशन है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। इसलिए आप जब स्टमक को देखते हैं तो उसका ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आपको बताता है कि किसी चीज़ को तोड़ता है, तोड़ने का काम है। हार्ट का जब आप पंपिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका पंपिंग मैकेनिज्म, तो आपको पता चलता है कि इसका काम पंपिंग है, किसी चीज़ को बॉडी में सर्कुलेट करवाना। ठीक है, अच्छा, तो इससे मुराद सारी बातें यही कि फिजियोलॉजी जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो किसी ऑर्गेनिज्म में या उसके सिस्टम में, या इवन कि उसके सेल्स और उसके फंक्शंस के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल फंक्शंस हो रहे हैं उन सब की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी जो इसकी डेफिनेशन जो सबसे ऊपर लिखी हुई है कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही जामे और बहुत ही मुख्तसर एक डेफिनेशन है। ठीक है,
यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी लेवल पर जो फंक्शंस हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम फंक्शंस की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजी की क्योंकि सब ब्रांचेस और भी हैं जिसमें हमारे पास, अगर आप सिर्फ सेलुलर फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि सेल किस तरह फंक्शन कर रहा है, उसकी ऑर्गेनेलीज किस तरह फंक्शंस कर रही हैं, तो उसको हम सेल फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगर आप सिर्फ खास प्लांट्स के फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसको प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल्स के फंक्शन जैसे हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी एनिमल फिजियोलॉजी है। ठीक है। तो इसको हम एनिमल फिजियोलॉजी कहेंगे। मॉलिक्यूल्स किस तरह फंक्शन करते हैं, किस तरह केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करवाते हैं, तो सारा कुछ हम मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी में करते हैं। डेवलपमेंट फिजियोलॉजी के अंदर हम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, उसके अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं उनकी डीप स्टडी को हम डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरह ड्यूरिंग द एवोल्यूशन जो फंक्शंस परफॉर्म हुए, एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको हम रिस्पेक्टिवली इकोलॉजिकल और इवोशनली फिजियोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो इस सारी बातों से जो याद रखने की बात है, जो पेपर में आपके काम रख सकती है, वो यही है कि सिंपली आपने इन सब ब्रांचेस के नेम याद कर लेने हैं, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ताकि मे भी अगर आपका वाइवा क्या नाम है एग्ज़ाम वाइवा के तौर पर हो तो आप ये जवाब दे सकें। ठीक है। इसके साथ ही आवाज़ आ रही है आप सबको? चलें अब हम आगे बढ़ते हैं फीडबैक सिस्टम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी का। ठीक है। फीडबैक सिस्टम से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, मतलब 2-3 टर्म्स हैं जिनको समझने के लिए, ताकि फीडबैक सिस्टम हमारा बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखें, हमारी बॉडी में देखें एक ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर वो बताते खुद ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, तो उसके लिए जो उसका बॉडी से आउटसाइड जो है वो उसके लिए उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह उसकी बॉडी के अंदर उसके जो सेल्स हैं उनके लिए ब्लड प्लाज्मा या टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये उनके सेल्स के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है। और बजाते खुद एक ऑर्गेनिज्म और उसके सेल के फंक्शन बहुत ही डायरेक्ट उनका कनेक्टेड होता है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है। अगर हल्की सी भी कोई चेंजेस आती है एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या एक सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो उसके जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने में परेशानी का सामना हो सकता है, वो परफॉर्म सही तरह नहीं होंगे। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में एक होम्योस्टेसिस यानी हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को सेम रखा जाए, तभी वो एक अच्छे बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेगी। अच्छा, इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो, भले वो एक ऑर्गेनिज्म का खुद का या किसी सेल का, जैसे जैसे क्या नाम है ब्लड की कंपोजिशन चेंज हो जाना, वाटर कंटेंट का बढ़ जाना या टेम्परेचर का बढ़ जाना बॉडी के, ठीक है, या सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाना, तो इससे क्या होता है एक एक ऑर्गेनिज्म ये मतलब इंटरनली एक सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, या वो ऑर्गेनिज्म किसी हॉट टेम्परेचर में है या कहीं ऐसी जगह पर है, तो उससे भी उसका इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फंक्शन सही तरह से नहीं हो सकते। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे बॉडी टेम्परेचर है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन है, इन सारी चीज़ों को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। इनकी वजह ये है कि इन चीज़ों का हमारी दिमाग में हाइपोथैलेमस में या हमारे बॉडी के अंदर एक सेट पॉइंट है, एक नॉर्मल पॉइंट है या एक आइडियल पॉइंट है। जब वो आइडियल पॉइंट या जब वो सेट पॉइंट सही रहता है तो हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन सही तरह करती है। लेकिन अगर वो सेट पॉइंट से वो लो हो या ज़्यादा हो, वो फ्लक्चुएट करे वो सिस्टम, जैसे बॉडी टेम्परेचर का कम या ऊपर होना, वाटर कंटेंट का कम या ज़्यादा कम हो जाना आपकी बॉडी में, या सॉल्यूट कंसंट्रेशन का ज़्यादा या कम हो जाना, तो बॉडी एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाते। अच्छा, इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको पता है चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, इन चेंजेस को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं
फीडबैक सिस्टम, जो कि हमारे, जिसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी करते हैं, जो कि हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अच्छा, अब इस होम्योस्टेसिस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। देखें, वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ये कंपोनेंट में शामिल नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जैसे बॉडी टेम्परेचर है, वाटर कंसंट्रेशन या सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इनकी कुछ सेट पॉइंट है हमारी बॉडी में, वो होंगे तो बॉडी बिल्कुल सही परफॉर्म करेगी। ऊपर नीचे होंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में है कुछ रिसेप्ट, तो स्टिमुलस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, कि ये सेट पॉइंट से चीज़ एबनॉर्मल हो गई है। तो वो जो जब चीज़ एबनॉर्मल होगी तो हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि उस चेंजेस को, उन स्टिमुलाइज को डिटेक्ट कर लेंगे कि ये चीज़, ये चेंज आ रहा है बॉडी में, और उसको मेंटेन करने के लिए, फर्दर प्रोसेस करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को जिसको सही करना है, उस चेंज को वापस होम्योस्टेसिस मतलब मेंटेन करना है, उसकी बैक नॉर्मल वैल्यू में लाना है, देन वो इंफॉर्मेशन वो सेंस करके आपके कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन, इसमें स्पाइनल कोड भी शामिल हो सकती है, उसकी तरफ भेज दिया जाएगा। कंट्रोल सेंटर को इंटीग्रेटर भी कहते हैं, ठीक है। रिसेप्टर सेंस करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन, वो डिटेक्ट करेंगे जो चेंजेस आ रहे हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हो सकता है वो आपकी बाहर की इन्वायरमेंट हो या आपके सेल के लिए उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड भी हो सकता है। देन आपका कंट्रोल सेंटर जो उस काम को मेंटेन करने के लिए, उस सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं, वो ऑर्डर कर देगा इफेक्टर्स को, जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो जो काम जो ख़राब हो गया है, जो वैल्यूज़ वेरिएबल्स चेंज हो गई हैं, उनको वापस नॉर्मल पे लाया जा सके। इफ़ेक्टर्स आपके ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, आपके मसल्स भी हो सकते हैं, आपके कुछ ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि आपका जो नॉर्मल सेट पॉइंट है, वो टेम्परेचर का हो, वो किसी भी और चीज़ का हो, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल का हो, उसको वापस मेंटेन किया जा सके। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं एक फीडबैक मैकेनिज्म के, जिसमें सबसे पहले रिसेप्टर है, देन कंट्रोल सेंटर, देन आपका इफेक्टर। ठीक, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फीडबैक सिस्टम दो तरीके से काम करता है। फीडबैक सिस्टम को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के ज़रिए या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के ज़रिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम दोबारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फीडबैक सिस्टम की क्या है। कि फीडबैक सिस्टम ऐसे साइकिल ऑफ इवेंट्स का बना हुआ होता है जिसमें आपके रिसेप्टर्स एक चेंज को डिटेक्ट करते हैं, देन उस इंफॉर्मेशन को फीडबैक कर देते हैं आपके सिस्टम में कि वो चेंज आ गया है, ताकि जो रेगुलेटर्स हैं वो उस चेंज को कंट्रोल कर सकें और उसके बैक टू नॉर्मल पॉइंट पे लेकर आ सकें, ठीक है। और इसकी ये फर्दर 3 कैटेगरीज हैं कि वो किस तरह करते हैं कि रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस होती है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसको सही करने के, देन वो आउटपुट होती है, इफेक्टर्स उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फीडबैक सिस्टम है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। अच्छा, याद रखने की बात ये है कि ये मोस्ट कॉमन है फीडबैक सिस्टम। मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स में जो फीडबैक सिस्टम पाए जाते हैं वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होते हैं, ठीक है। और इनका ज़्यादातर काम होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में ही होता है फीडबैक सिस्टम का, ठीक है। जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, हार्मोनल लेवल है, हमारा क्या नाम है ब्लड का जो बफर रेंज है, उस कंडीशन को करने के। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम किस तरह काम करते हैं कि इसके जो इफेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टिमुलस की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसके अपोजिट काम करते हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव कहते हैं। या जो एक स्टिमुलस की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके उस इफेक्ट को स्लोज डाउन कर देते हैं, ठीक है। इन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम द इफेक्टर्स ऑफ अ प्रोसेस, जो इफेक्टर्स होते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के, वो स्लोज डाउन कर देते हैं इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस की वजह से जो इफेक्ट काज हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के इफेक्टर्स उसको स्लोज डाउन कर सकते हैं। मतलब जो काम हो रहा है उसके अपोजिटली ही काम किया जाता है नेगेटिव सिस्टम के अंदर, ठीक है।
चलें अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो उस इफ़ेक्ट की वजह से, उस स्टिमुलस की वजह से जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है और जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वो प्रोडक्ट्स बनना कम हो जाते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो मैडम ने हमें दिखवाई है वो वही है हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। किस तरह? इंसुलिन हमारी बॉडी शुगर लेवल को मेंटेन करती है। चलें इसके लिए हम एग्जाम्पल पिक्चर से देखते हैं। ये रही देखें, जैसे ही आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो और आप शुगर लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, स्टिमुलस, ठीक है, कि राइजिंग ब्लड ग्लूकोज, ये स्टिमुलस मिल जाता है आपकी बॉडी को, जिसकी वजह, और जब स्टिमुलस मिल जाता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो देन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके क्या नाम है इंसुलिन सेक्रेटरी सेल जो पैनक्रियाज के हैं बीटा, उनकी तरफ उस इंफॉर्मेशन को फर्दर मूव कर दिया जाता है इफेक्टर्स। तो इसी तरह क्या होता है, देन पैनक्रियाज एक हार्मोन इंसुलिन सेक्रेट करती है जो कि आपके लिवर सेल्स की परमिबिलिटी को, कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ले लें और उसको एज अ ग्लाइकोजन स्टोर कर लें, उसको परमिबल कर देता है, ठीक है, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। जैसे ही ज़्यादा बॉडी सेल्स आपका ग्लूकोज ले लेते हैं तो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, और इसके कम होने से ही इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट है, वो आपके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को ख़त्म कर रोक देती है, ताकि सारा सारा ग्लूकोज लेवल ही, मतलब सारी ग्लूकोज ही आपके क्या ना बॉडी सेल स्टोर ना कर लें। इसी तरह आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल ये क्या, जैसे द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर ग्लूकोज बाय इंसुलिन, जब व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, आपके रिसेप्टर इन द बॉडी सेंस and enter the control center, and then pancreas secrete insulin into the blood, and effectively insulin lower down the blood glucose level, and when blood glucose level reaches the homeostasis level यानी वो नॉर्मल सेट पॉइंट लेवल को रीच कर लेता है तो पैनक्रियाज स्टॉप कर देती है रिलीजिंग इंसुलिन, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल जो मैं आपको जनरल नॉलेज के तौर पर बताता चलूँ ताकि आप अपने वाइवा में बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकें, वो ये है, ठीक इसी तरह जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है और आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस कर लेते हैं कि अब हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है और पानी पिया भी नहीं जा रहा, जिस तरह आप रोज़े की हालत में देखते हैं खुद को, तो क्या होता है कि आपका हाइपोथैलेमस एक हार्मोन है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो रिलीज़ करवाता है, और उसके रिलीज़ होने की वजह से आपके नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट की परमेबिलिटी, कि वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, वो बढ़ जाती है, जिससे आपका वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ नहीं होता, कि बल्कि बॉडी में रिटेन ही रहता है, और आप एक कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। अच्छा, अच्छा, याद रखने की बात ये है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में देख रहे हैं कि एक स्टिमुलस की वजह से जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था उसको मेंटेन करने के लिए अपोजिट इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट जब वो देख लेगा कि बहुत रीच कर गया है पानी में, बॉडी में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, सही है, तो वो इस एडीएच की सेक्रेशन को रोक दिया जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या नाम है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, वो ये कि जैसे जब आपकी क्या नाम है बॉडी का टेम्परेचर, जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं या आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो आपके कुछ हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेक्रेटरी सेल एक क्या नाम है एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। देन वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड के दूसरे हार्मोन को रिलीज करवाता है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं। थायरोक्सिन क्या करता है, ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, आपके सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एटीपी जनरेट करते हैं, और उन एटीपी जनरेट होने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और आपको क्या नाम है बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिल जाती है, ताकि अगर फ्लाइट और
फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स हो तो आप उसमें इफ़ेक्टिवली अपना किरदार अदा कर सकें। जिसी तरह फिर अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हाई मतलब थायरोजन लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो बॉडी खुद ब खुद उस मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देती है। इस चीज़ को एग्जाम्पल को आप फर्दर जब साइकोलॉजी में स्ट्रेस का चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रेस का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि किस तरह थायरोक्सिन आपकी स्ट्रेस कंडीशन में जब आपका बॉडी लो बॉडी टेम्परेचर, जैसे सर्दियों में जब आपका बॉडी टेम्परेचर लो होता है तो इस तरह आपकी बॉडी ज़्यादा अगर आपके बॉडी सेल्स बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपको भूख भी ज़्यादा लगती है और आप बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने ताकि आप अपने इन्वायरमेंट में मेंटेन रह सकें। ठीक है, और ये वही इंसुलिन की एग्जाम्पल। चलें, तो ये 3 एग्जाम्पल थी जिसमें से एक एग्जाम्पल मैडम ने हमें लिखवाई थी और बाकी 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको वैसे बता दी। अब हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि इसके अंदर जो इफेक्टर्स होते हैं वो जो स्टिमुलस की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको ख़त्म नहीं करते, ठीक है, उसको सप्रेस नहीं करते, उसको बल्कि इन्हांस करते हैं, उस फर्दर प्रोसीजर को और तेज़ कर देते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को भी और तेज़ कर देते हैं। ठीक है, यानी इसीलिए हम इसे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। यानी जो काम पहले से हो रहा होता है बॉडी में उसको मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा वो काम करवाया जाता है, उसके उस इफ़ेक्ट को और ज़्यादा इन्हांस किया जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे पास मैडम ने जो हमें एग्जांपल लिखवाई वो ब्लड क्लोटिंग की थी, जिसमें हम देखते हैं, ये देखें, जब भी कोई आपकी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो उसकी बॉडी वाल्स रप्चर होके टेयर होके उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और यहाँ से ही आपका फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी कोई बॉडी मतलब क्या नाम है आपकी ब्लड वेसल रप्चर होती है तो प्लेटिलेट्स वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सबसे पहले वहाँ पर सिर्फ कुछ प्लेटिलेट्स आते हैं और वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। अच्छा, वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं वो केमिकल और ज़्यादा प्लेटिलेट्स को उस जगह पर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी वो खुद भी क्या नाम है उस ब्लड वेसल डैमेज को रोकने की कोशिश करते हैं और उसके अलावा वो ऐसे केमिकल सेक्रेट आउट करते हैं कि जिससे ज़्यादा और प्लेटिलेट उस तरफ आ सकें। ठीक है, यानी एक प्रोसेस हुआ, उसको और इन्हांस करवाया गया कि और प्लेटिलेट्स वहाँ पर आ जाएं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका क्लोटिंग प्रोसेस प्रोसीड करता है जब तक कि वो आपकी जो ब्लड वेसल है वो सील ना हो जाए और वहाँ पर कोई क्लॉट ना बन जाए। देन उसको स्टॉप कर दिया जाता है क्योंकि अगर फर्दर वहाँ पर क्लॉट बनता रहा, ज़्यादा प्लेटिलेट और ज़्यादा आ गए तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये थी इसकी कि कुछ प्लेटिलेट्स आते हैं, देन वो कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज करते हैं जो फर्दर ज़्यादा प्लेटिलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल्स और हैं जो मैंने खुद ने ऐड की हैं। जैसे ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ या लेबर प्रोसेस के दरमियान, ये देखें, लेबर प्रोसेस में क्या होता है कि स्टार्ट में उस लेबर प्रोसेस या उस बर्थ के स्टार्ट में कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, मतलब जिसके ज़रिए बेबी को बॉडी से बाहर निकलवाने का प्रोसेस इन्हांस किया जाता है। देन फर्दर वो कॉन्ट्रैक्शंस को बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता है और वो करवाता है ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन है कि जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ताकि बेबी जो है वो आराम से बॉडी से बाहर आ सके। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक एग्जांपल है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि जब हेड ऑफ बेबी वो अगेंस्ट द सर्विक्स इंटरन जो टच होता है तो नर्व इम्पल्सिस वहाँ से ट्रांसमिट होती हैं ब्रेन से और ब्रेन स्टिमुलेट करता है क्या नाम ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन जब यूट्रस में आता है, यूट्रस की वॉल के अंदर, तो वो यूट्रस और यूट्राइन वॉल्स को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस करवाने में हेल्प करता है। यानी थोड़ी सी होती है देन वो फर्दर बहुत ज़्यादा करवाती है ताकि ये जो लेबर प्रोसेस है, ये चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी जो है वो आराम से सही अंदाज में जल्दी से हो सके। ठीक है,
इसके साथ हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल और है जो उसके बाद होती है, जिसमें हम मतलब क्या नाम है, ब्रेस्ट फीडिंग की जो एग्जाम्पल है वो भी इसी तरह होती है कि जब एक बेबी अपनी मदर के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो ब्रेस्ट को सक करता है, तो वहाँ पर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जब वो एक दफ़ा सक करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और वो उनकी क्या नाम है, ब्रेस्ट के स्मूथ मसल्स को, उसकी टारगेट सेल्स को ट्रिगर करता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएं ताकि जो मिल्क है वो रिलीज़ हो सके। और जितना बेबी और सक करता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा होती हैं, यानी एक मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क रिलीज़ हो सके। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। और इसके साथ ही फीवर भी जो है वो भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की है। अच्छा याद रखिएगा, जितने भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हैं ये ज़्यादा पाए नहीं जाते किसी बॉडी में। ज़्यादातर मोस्टली नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और कुछ ज़्यादातर जितने भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स हैं वो नुकसानदेह हैं बॉडीज़ के लिए। जैसे से फॉर एग्जांपल जो फीवर है, फीवर किसी हद तक फ़ायदेमंद है कि आपको फ़ीवर होता है, फिर उस टेम्परेचर को और थोड़ा राइज़ करवाया जाता है कि अगर आपको कोई एंटी बैक्टीरियल या आपको कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो टेम्परेचर के राइज़ होने की वजह से वो बैक्टीरियाज, वो वायरस किल हो जाएँ। लेकिन अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जाए और आपका हाइपोथैलेमस जो थर्मोस्टेट है ब्रेन का वो काम ना करे और वो कंट्रोल खो दे, तो फीवर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक इसी तरह जो हीट स्ट्रोक का मामला होता है वो भी इसी तरह होता है, वही पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और बिहेवियर्स भी हैं। ये तो देखें, ये मामला थे सारे के फीडबैक सिस्टम हमारा क्या नाम है, होमोस्टेसिस को किस तरह मेंटेन करता है। उसके अलावा कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं। सिर्फ याद रखने की बात यह है कि सिर्फ फीडबैक सिस्टम ही हमारे होमोस्टेसिस को मेंटेन नहीं करता, कुछ बिहेवियर्स भी ऐसे हैं जो हमारे होमोस्टेसिस लेवल को मेंटेन करवाते हैं। जैसे बर्ड्स या डॉग्स या क्रोकोडाइल पेंटिंग करते हैं, यानी वो अपनी ज़बान निकाल के उसमें से जो वाटर वेपर्स होते हैं उसके ज़रिए अपनी हीट लॉस करवाते हैं। या जो बर्ड्स हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से बचने के लिए माइग्रेशन करते हैं। या जैसे ह्यूमंस खुद बास्किंग करते हैं, बहुत सारी लिजर्ड्स हैं वो सर्दियों के मौसम में बास्किंग करती हैं, धूप खाती हैं ताकि अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, होमोस्टेसिस लेवल को। इसी तरह बहुत सारे परिंदे वो हर्डलिंग प्रोसेस करते हैं एक जगह झुंड में जमा होके ताकि हीट लॉक हो सके, हीट ज़्यादा जा नहीं सके। इस तरह कुछ जानवर ऐसे हैं वो गड्ढे खोद के उनके अंदर जाके ज़मीन के अंदर रहते हैं ताकि वो गर्मी, बाहर की गर्मी से बच सकें। इसी तरह एलिफेंट्स अपने कानों को हिलाकर उनसे हवा हवा करते हैं ताकि वो अपने गर्मी के हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। तो इसमें याद रखने की बात यह है कि सिर्फ फीडबैक सिस्टम ही नहीं है हमारी बॉडी के होमोस्टेसिस लेवल को या होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जैसे बिहेवियर्स जो हमारे इस होमोस्टेसिस लेवल को मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।